जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षवाल क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का ये क्लास जिसमें हम पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां होती है, एक बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए रहेगा यहाँ पर। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को दिल से सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को लेकर के हम, कि पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियाँ होती है। आपने बिल्कुल अच्छे से ये सारी बातें पढ़ी होगी यदि आपने इंडियन जियोग्राफी क्लास मेरे इस चैनल के माध्यम से अटेंड की होगी तो, कि पृथ्वी अभी तक हमने जो है 2 प्रकार की गतियाँ पढ़ी है, लेकिन उसको हमने जो है एक्सप्लेन यहाँ पास नहीं किया था। तो आज का हमारा क्लास रहेगा कि पृथ्वी में गतियाँ तो होती है 2, लेकिन यहाँ पास कौन कौन सी गतियाँ होती है जिसके माध्यम से ऋतु परिवर्तन होता है, साथ ही वह कौन सी गति होती है जिसके माध्यम से दिन और रात हमको होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए हम यहाँ पास बात करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ की इस बेहतरीन क्लास को लेकर के, ठीक है ना। सारी बातें हम यहाँ पास एक मानचित्र के साथ में फिगर वाइज हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। देखिए, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है, हमने कई बार सारी बातें पढ़ी है। तो यहाँ पास देखिए, गति का मतलब होता क्या है। देखिए, मैं आपको यहाँ पास बताना चाहूँगा कि हमारे इस इन्वायरमेंट में कई ऐसे जो हैं, चाहे हम सभी की बात करें या फिर हम निर्जीव की बात करें, ठीक है ना, उनमें जो है कुछ न कुछ हलचल हमको होता हुआ दिखाई देता है। तो सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं, एक देसी भाषा में हम बता सकते हैं कि जब किसी भी थिंग्स में, लिविंग में कोई भी यदि हमको हलचल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम सिंपल सी भाषा में उसको बता सकते हैं कि वहाँ पर जो है गति हो रही है, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पास बात कर रहे हैं कि पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियाँ होती है, तो हमको यहाँ पास बताना है सर कि यहाँ पर हम 2 गति को साथ में लेकर चलेंगे। एक है हमारा घूर्णन गति या फिर दैनिक गति, दूसरा हमारा यहाँ पास रहेगा परिक्रमा गति, इसी को वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल यहाँ पास सुनिश्चित कर लें कि जो घूर्णन गति होता है उसी को हम दैनिक गति बताते हैं, जो परिक्रमा गति होता है इसी को हम वार्षिक गति बताते हैं। क्वेश्चन हमारा बनना यहीं से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पास बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, घूर्णन गति के बारे में, मतलब दैनिक गति के बारे में, ठीक है ना। दोनों यहाँ पास नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू के समान घूमती है। कई बार मैंने आपको जो है जब भूगोल की क्लास, जियोग्राफी क्लास मैंने आपको कराई है तो उसमें मैंने आपको जो है पृथ्वी के बेसिस पे ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से बता रखी है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करता है, ये घूमता है ये, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल जो है डायरेक्शन ध्यान में रख लेना है कि सूर्य पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करता है, घूमता है ये, ठीक है ना। दूसरी बात देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए ये कितने समय अपनी परिक्रमा पूरी करता है ये। तो देखिए, मैंने भी आपको इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पास बताई है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अभी तक हमने अपनी स्टडी लाइफ के दरमियान यही पढ़ा है कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है, लेकिन एक्चुअल हमको यहाँ पास बताना है कि पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा 23 घंटे साथ ही साथ 56 मिनट और ये 4 सेकंड में अपनी परिक्रमा ये कंप्लीट करता है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन पॉइंट साबित हो सकता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति या इसी को दैनिक गति कहते हैं। मैंने आपको बताया इसके बारे में, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो ये बातें आप बिल्कुल यहाँ पर तय कर लें कि पृथ्वी की गति की वजह से क्या होता है, मतलब अपने अक्ष पर घूमने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी में दिन और रात होते रहते हैं। क्लियर, यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता तो है, लेकिन साथ ही साथ ये जो है एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाता रहता है, और इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी में ऋतुएं जो है बदलती रहती है, ठीक है ना। तो आप ये बातें बिल्कुल ध्यान में यहाँ पास रखेंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इसी गति को परिक्रमा गति कहते हैं, और इसी को वार्षिक गति मतलब अन्य नाम से जाना जाता है। परिक्रमा गति को तो आप क्या बताएंगे यहाँ पास कि इसी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसको हम वार्षिक गति बताते हैं। क्लियर यहाँ तक। और इसी गति की वजह से क्या होता है, पृथ्वी में ऋतुएं बदलती है। तो देखिए, यहाँ पास हम यहाँ पास जानते हैं कि पृथ्वी में किस प्रकार से यहाँ पास जो है गतियाँ बदलती है। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या कर रहा है, ये मोमेंट घूम रहा है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। तो देखेंगे यहाँ पास कि पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूम रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूमने के दौरान ये जो है सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से क्या है, एक वृत्तीय मार्ग पर भी परिक्रमा कर रहा है ये। तो ये बातें बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे कि अपने अक्ष पर घूमते हुए ये जो है पृथ्वी में दिन व रात होते हैं, साथ ही साथ ये इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है घूमते हुए। इसका मतलब इस गति के दौरान जो है ऋतुएं बदल रही है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ये बातें ध्यान में
रख लेना है। देखिए, पृथ्वी के परिक्रमा गति के कारण ही दैनिक गति है, ठीक है ना। पृथ्वी के गति के कारण यहाँ पास बताएंगे। हम यहाँ पास सिर्फ परिक्रमा गति की बात नहीं कर रहे हैं और नहीं यहाँ पास हम दैनिक गति की बात करें, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पास ओनली गति की बात कर रहे हैं यहाँ पास। तो देखिए, पृथ्वी के गति के कारण यहाँ पास क्या होता है, दिन रात, साथ ही साथ ऋतुओं में परिवर्तन होना होता है। क्लियर यहाँ तक? तो मैंने आपको ये बता दिया है कि दिन रात किसकी वजह से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पास, घूर्णन गति या फिर दैनिक गति। ऋतुओं का परिवर्तन किस गति की वजह से होता है, तो आप क्या बताएंगे, परिक्रमा गति, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वार्षिक गति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, अतः यह कभी सूर्य के निकट चली जाती है, तो कभी हम बता सकते हैं कि ये जो है सूर्य से दूर चली जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। तो चलिए उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं इस फिगर के माध्यम से कि पृथ्वी जो है किस टाइमिंग पर सूर्य से दूर चली जाती है तथा किस टाइमिंग पर जो है किस डेट पे, ठीक है ना, ये पृथ्वी के सूर्य के निकट चली जाती है। तो देखिए यहाँ पास इस फिगर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो समझिएगा यहाँ से। पृथ्वी अपनी कक्षा में, ठीक है ना, सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है। टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, 4 जुलाई की हम यहाँ पास बात कर रहे हैं, सूर्य से दूर चली जाती है। तो पृथ्वी की इसी स्थिति को हम यहाँ पास क्या बताते हैं सर, तो इसी को अपसौर कहा जाता है, एफ-लियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए कि अपसौर जो है किस, यदि आपसे पूछी जाएगी तिथि, तो हम तिथि हमको यहाँ पास बताना है 4 जुलाई को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास हम यहाँ पास 4 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पास जो है काफ़ी ये दूर चली जाती है। आप इस प्रकार से जो एरो का निशान यहाँ पास लगा हुआ है, इसको देखकर आपको यहाँ पास आकलन कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा सूर्य हो गया और इस प्रकार से क्या है, ये पृथ्वी का अपना एक दीर्घवृत्तीय मार्ग हो गया जिसमें क्या कर रही है, गति कर रहा है। ठीक, तो जब ये 4 जुलाई को इस प्रकार से स्थिति में पहुँचता है, तो ये जो है सूर्य से काफ़ी दूर चला जाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अब अवसर की दिशा में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसके विपरीत 3 जनवरी को पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के अत्यधिक नज़दीक पहुंच जाता है, मतलब निकट आ जाता है। तो पृथ्वी की इस स्थिति को हम अब क्या बताएंगे, तो अब इसी को कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। तो इसको भी आपको जो है डबल स्टार के साथ कॉपी में मेंशन कर लेनी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी यहाँ पास हम फिगर में यहाँ पास नोटिस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पास बात कर रहे थे 3 जनवरी, तो 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी जो है ये सूर्य के काफ़ी निकट चली जाती है। तो ये बात आप बिल्कुल जो है यहाँ पास बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। क्लियर यहाँ तक? देखिए अब उसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पास आगे। तो मैंने आपको जो है फिगर के माध्यम से ये बातें, सारी बातें यहाँ पास बता दी है कि पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियाँ होती है और दोनों गतियों की वजह से, एक जिसको हम घूर्णन बताते हैं, दूसरा जिसको हम परिक्रमा बताते हैं, इसी की वजह से दिन व रात साथ साथ ऋतुएं बदलती रहती है, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 365 दिन, देखिए ये टाइमिंग आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, ठीक है। तो इसी वजह से 365 दिन और 6 घंटे की यदि हम यहाँ पास आकलन करें, तो ये जो परिक्रमा इतने समय पूरी करती है, तो इस गति के लिए जो क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या बताएंगे, तो इसी को हम परिक्रमण गति बताएंगे। क्या बताएंगे? इसी को परिक्रमण गति। क्लियर है ना? आपसे पूछा जाएगा कि 365 दिन और 6 घंटे में जब सूर्य पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है, तो उस गति को हम यहाँ पास कौन सी गति बताएंगे, तो यही हमारा सर यहाँ पर परिक्रमा गति होगा, मतलब वार्षिक गति बताएंगे, ठीक है ना। साधारणतः यदि हम यहाँ पास बात करें तो एक वर्ष में 365 दिन होता है, आप सभी को पता है इसके बारे में। अतः चौथे वर्ष में एक दिन, एक पूरा दिन जोड़कर हम इसको जो है 366 दिनों का एक वर्ष मान सकते हैं। इसे हम यहाँ पास क्या बताते हैं, लीप वर्ष बताते हैं। अब देखिए साधारण वर्ष में क्या होता है, यदि हम बात करें साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। जब लीप वर्ष की बात आए तो उसमें जो है एक दिन बढ़ जाता है। क्या होगा इसमें, एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब 365 प्लस यदि हम एक करें तो वह हमारा 366 दिन रहेगा, जिसको हम लीप वर्ष बताते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखिए अब आपको यहाँ पास फिगर में ये बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये हमारा सन हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करता है, ये गति करता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, गति करता है, ठीक है ना। तो जब ये इस प्रकार से गति करता है तो कहीं पर जो है कुछ समय के पश्चात समर हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। कुछ समय के पश्चात हमको जो है विंटर देखने को मिलता है। तो ये जो गति होती है इसको हम परिक्रमण गति बताते हैं, जिसके माध्यम से ऋतु परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 5 अंश झुके होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पड़ता। तो ये बातें आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे
कि पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश सब जगह समान पड़ता नहीं, तो कितने अंश झुकाव का कारण, तो आपको ध्यान में रख लेना है। हम यहाँ पास 5 अंश यहाँ पास बिल्कुल अपने आंसर का राइट यहाँ पास उत्तर देंगे, ठीक है ना। इसलिए दिन और रात में भी समानता नहीं होती। विषुवत रेखा पर सदा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये भी मैं आपको फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पास? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसी को इक्वेटर कहा जाता है। और आपको ध्यान में रख लेना है, यदि हम यहाँ पास पृथ्वी को लेकर चलें तो जो बीच से पृथ्वी को विभाजित करने वाली लाइन होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 अंश के आधार पर होता है ये, ठीक है ना। और इसी की वजह से क्या होता है, पृथ्वी में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसी की वजह से नहीं बताएंगे हम, इसी लाइन पे, इसी रेखा पे, ठीक है ना। विषुवत रेखा पे हम ऐसा सिंपल भाषा में यहाँ पास बता सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं उसके बाद आगे। देखिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है क्योंकि प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है फिगर बना करके कि पृथ्वी को जो 2 भागों में डिवाइड करने वाली रेखा होती है, वही सर हमारा इक्वेटर होता है, मतलब भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ठीक है ना। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में क्या होता है, अंतर हमको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको भी यहाँ पास हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पास जो है इस फिगर के माध्यम से ये पहले जान लेते हैं। देखिए यहाँ पास चलिए समझते हैं चीज को। ये हमारा यहाँ पास क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा सन हो गया। कई बार मैंने आपको यहाँ पास बताया है इसके बारे में। ये हमारा यहाँ क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। आप देख सकते हैं कि इस वाले साइड में क्या है, अभी हमारा प्रकाश जो है पड़ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही वाला पार्ट हमारा क्या होगा, पृथ्वी का अभी दिन कहलाएगा, ठीक है ना। जबकि दूसरे साइड में हम देखेंगे यहाँ पास इस पार्ट में यदि हम नोटिस करें तो ये वाला पार्ट हम जो देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट में अभी प्रकाश पड़ नहीं रहा है, मतलब ये वाला पार्ट अभी रात वाला भाग होगा, ठीक। तो ये बातें आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। और इसी की वजह से क्या होता है, पृथ्वी में जो है दिन और रात होते हैं। मतलब गति आपसे पूछेगा तो गति हम बताएंगे यहाँ पास घूर्णन गति या फिर दैनिक गति, ठीक है ना। तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ दिन बड़ा और रातें छोटी अथवा रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, ठीक है ना। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना फिर स्टार्ट हो सकते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में बड़े और रातें छोटी होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा करेंगे, यहाँ से हम दिन छोटा और यहाँ पर रात बड़ी हो जाएगी। तो 21 मार्च से 23 सितंबर का टाइमिंग हमको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की हम यहाँ पास बात कर रहे हैं जिसमें दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। जबकि इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध की यदि हम बात करें तो उसमें जो है दिन छोटा और रात बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको जो है इंडियन जियोग्राफी की क्लास में बताया था कि भारत का उत्तरी गोलार्ध कौन सा होता है और भारत का दक्षिणी गोलार्ध कौन सा होता है। इसमें भी मैंने आपको ये बातें अच्छे से बताई है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अब इसमें हम जो है पूरे वर्ल्ड की यहाँ पास हम बात कर रहे हैं। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। स्टार के साथ काफी मेंशन कर लेंगे चीज़ को, ठीक है ना। जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ये बातें मैंने आपको अभी जस्ट रिपीट कराई है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। देखिए यहाँ पास क्या होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल लंबवत पड़ती है। यहाँ दिन एवं रात जो है लंबाई वर्ष भर समान बना रहता है। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, इसमें क्या होता है, देखिए एक बार ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। इसमें क्या होता है, सूर्य जो बिल्कुल लंबवत पड़ती है, मतलब सीधा यहाँ पास पड़ता ही है। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसमें दिन और रात जो है वर्ष भर समान बना रहता है इसमें, ठीक है ना। जबकि यदि अन्य हम पार्ट की बात करते हैं तो उसमें जो है कभी रात छोटा तो कभी दिन बड़ा, ऐसे नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके कारण यही रीज़न होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, रातें सबसे छोटी होती है। तो ये इसको भी आपको स्टार के कॉपी में मेंशन कर लेनी है 21 जून की टाइमिंग को, ठीक है ना। जिसमें जो है सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब कर्क रेखा क्या होता है, इसको भी मैंने आपको इंडियन जियोग्राफी क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, साथ साथ मकर रेखा के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है ये,
ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति हमको बताना है कि मकर संक्रांति अथवा शीत अयनांत कहते हैं इस कंडीशन को। कब? 22 दिसंबर के टाइमिंग को, ठीक है ना। साथ ही साथ इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाती है, जबकि रात का अवधि जो है काफ़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। अतः हम बता सकते हैं कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की जो परिस्थितियां हैं ये जो है बदलती हुई हमको नजर आती रहती है। पृथ्वी के में परिक्रमण में 4 स्थितियां आती है जिनसे ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। देखिएगा 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है ये लंबवत पड़ती है किस पर? विषुवत रेखा पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रकाश जो है काफ़ी तीक्ष्ण हमको महसूस होता है। अतः उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध में दिन व रात की लंबाई बराबर हो जाती है, ठीक। तो ये बात आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास मैंने हमको बताया था कि हम यदि हम पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों को यहाँ पास जाने तो एक वाला जो पार्ट हमारा होता है आप देख सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट ये हमारा नॉर्थ का पोल होता है, दूसरा हमारा पार्ट यहाँ पास ये साउथ का पोल होता है, ठीक। और ये जो बीच से डिवाइड करने वाली रेखा होती है सर ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर में एक और लाइन इस प्रकार से गुजरी होती है जिसको हम यहाँ पास क्या बताते हैं, कर्क रेखा। ये वाला हमारा मकर रेखा होता है, ठीक है ना। तो ये आप सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। देखिए गोलार्ध में दिन एवं रात की लंबाई समान होने के कारण दोनों गोलार्धों को समान तापमान मिलता रहता है, ठीक है ना। यही कारण है कि 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर एक समान मौसम बना रहता है। साथ ही साथ 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे हम बसंत विषुव भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए साबित हो सकता है, काफ़ी में इस सारी चीज़ों को मेंशन जरूर करेंगे। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पास एक होता है उत्तरायण, दूसरा होता है दक्षिणायन। तो उत्तरायण की स्थिति को होता है तो हम बताएंगे यहाँ पास 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या हो जाती है सर, काफ़ी बढ़ने लग जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध पर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है और उत्तरी गोलार्ध पर इस कारण जो है 6 महीने का दिन हमको जो है नज़र आने लगता है। क्लियर यहाँ तक? चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शीर्ष वाली क्लास आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन जीके एवं जीएस की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को बिल्कुल दिल से सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए इसकी विपरीत यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में दिन क्या हो काफ़ी छोटे होते हैं, साथ ही साथ सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है, इसीलिए इसमें क्या होता है शरद ऋतु हमको देखने को मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया है कि जब सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़े इसका मतलब आपको समझ जाना है कि अब जो है शीत ऋतु का समय होना सुनिश्चित है। यदि सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ना स्टार्ट हो जाए तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पर जो है काफ़ी गर्मी होना तय है, ठीक है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती है, इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। स्टार्क साथ कापी में मेंशन जरूर कर लेंगे इस पॉइंट को। 21 जून के बाद सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है, ठीक है ना। 23 सितंबर को पुनः दोनों गोलार्धों पर सूर्य ताप की समान मात्रा प्राप्त होती है, अतः पूरे पृथ्वी पर जो है मौसम समान रहता है। तो इस स्थिति को हम क्या बता रहे थे, तो इसी को कहा जाता है सर शरद विषुव कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास सारी बातें बिल्कुल जो है हम यहाँ पास कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी के यहाँ पास बता रहे हैं। हर एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हमने आपके लिए एक बेहतर पॉइंट के साथ इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर अधिक से अधिक जरूर करें। देखिए 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगते हैं, इसके पहले वाले पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, उत्तरायण के बारे में। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि 23 सितंबर के बाद जो है सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करने लगता है और 22 दिसंबर तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो इसके चलते क्या होता है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसके चलते दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या हो जाती है सर, अब बड़ी हो जाती है, जबकि रात की अवधि घटकर छोटी हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब 22 दिसंबर की बात करते हैं। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो है आगमन हो जाता है, ठीक है ना, मतलब इंटर करता है ग्रीष्म का। तो उत्तरी गोलार्ध में इसी समय ठीक विपरीत स्थिति हमको जो है अब देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं यहाँ पास हम 22 दिसंबर को लेकर के। देखिए 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, अभी मैंने बताया था आप सभी को। तो उत्तरी गोलार्ध में इसी समय ठीक विपरीत स्थिति हमको जो है यहाँ पास देखने को मिलती है। इसको थोड़ा सा मैंने शायद रिपीट करा दिया आप सभी को, ठीक है ना। इसी समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात जो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसके साथ ही साथ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ शीत ऋतु का आगमन होता है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है, मतलब चला जाता है, ऐसा हम बता सकते हैं। एवं
दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमने बेहतरीन तरीके से आप सभी को हर एक पॉइंट को आप सभी को यहाँ पर डीप में समझाने का हमारा प्रयास सिलसिला रहा है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और उम्मीद है आप सभी को आज का हमारा ये क्लास आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। यदि हमारे बोलने में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन प्रयास हमारा यही रहेगा आज की इस क्लास में कि आप सभी को जो है बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट के साथ हमारे इस टॉपिक को अच्छे से कवर कराने का। ठीक है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। सो लाइव गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।